सरकार में ये दूसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा एमजे अकबर ने दिया था और दूसरा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। दिक्कत यह है कि एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया। कुल मिलाकर एक तरीके से कहें कि पिछले 4 दिनों से जो रणक्षेत्र बना हुआ था दिल्ली का लुटियन जोन, जंतर मंतर का पूरा इलाका, 1.5-2 किलोमीटर का रेडियस, 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। उन तमाम चीजों के लिए जो जिम्मेदार था उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हुई और देर आए लेकिन कह सकते हैं दुरुस्त आए। इतनी देर हुई, इतनी फजीहत हुई। मांग यही थी बच्चों की कि कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, फिर इतनी फजीहत कराने की जरूरत क्या आन पड़ी और इससे सरकार को प्राप्त क्या हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। कौशलेंद्र जी, 20 तारीख से आंदोलन उग्र है, आज 25 तारीख है, 5 दिन या ये कहिए छठा दिन। सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को प्राप्त क्या हुआ जब यही करना था? इसके पहले आप 47 एनटीए ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर देते हैं। क्या गवर्नमेंट को पता थी कि ये गलत है? गलत है तो आंदोलन का इंतजार कर रही थी सरकार। और आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इतनी देरी के बाद क्या ये आंदोलन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता? पहला प्रश्न तो ये है कि सरकार को प्राप्त क्या हुआ? इस सरकार को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि भद्द पीटी, सरकार की भद्द पीटी। और लगातार ये सरकार की गलतियों की उपज है। अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे लोग जो अमेरिका से आते हैं और यहाँ जंतर मंतर पे बैठते हैं, फिर वो आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता है। सोनम वांगचुक आते हैं जो लद्दाख में जहाँ वो बैठे थे वहाँ भी काफ़ी बवाल हुआ था, उसके बाद उनके जेल में डाला जाता है, वो छूटते हैं। सरकार नीट की परीक्षा जो जहां रद्द हुई और जहां पेपर लीक हुआ, उसको जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाया गया, इससे पहले भी पेपर लीक होता था। बिल्कुल, पेपर लीक कोई नई मामला नहीं है। 2004, 2008, 2011, 2012, 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर मैं बता रहा हूं, 2008 में मेडिकल एग्जाम्स के भी पेपर उस समय भी लीक हुए थे, इसलिए पेपर भी कोई नया मसला नहीं है। स्टेट स्तर पर भी आप देखेंगे कि बिहार से लेकर के, झारखंड से लेकर के, बिल्कुल मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब किसी की भी सरकार हो पेपर लीक होता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इनका इंटेलिजेंस फेल्यूर था, बिल्कुल, जो बाहरी चीजों को भी ये नहीं भाप पाए। दूसरी बात, सत्ता के मद में इतने मदहोश थे कि पेपर लीक एक आदत सी बन गई है, उसी ढर्रे पे चलना है। लेकिन कुछ जो बाहरी ताकतें थी वो इस ताक में बैठी थी कि इस आदमी को बिल्कुल ठेहुना पे कहा जाए ना, कि लाया कैसे, घुटने पे कैसे लाया जाए। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं बाहरी ताकतें भी सफल रही। और दूसरी, इनके द्वारा जो लगातार गलतियां की जा रही थी, ये मन की बात कर रहे थे लेकिन देश की बात नहीं कर रहे थे, किसी की मन की बात समझने के लिए तैयार नहीं, युवाओं की बात नहीं कर रहे थे। इनके सराउंडिंग में जो लोग, जो 60 से ऊपर के मंत्री थे, या इनके जो दाहिने हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जिनको गृह मंत्री के तौर पे रहते हुए कई बार आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है। आप कैसे सोचते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा आज दिया, अब इसे आप तो क्या कहिएगा, ये तो थूक के चाटना हुआ ना। बिल्कुल, कि आप लगातार अपने जो राजनीतिक अहंकार है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जिसके तहत ये कहा जा रहा था विश्लेषकों के द्वारा कि नहीं, इनके मंत्री कोई दबाव में काम नहीं करते, लेकिन यह सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मुझे यह लगता है कि यह सरकार के आने वाले दिनों में पतन का कारण न बने, क्योंकि जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें सफल न हो। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप या हम या हमारे साथी बहुत पहले से कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी, आप इस्तीफा दीजिए, कोई तो नज़ीर पेश करे। ठीक है, राजस्थान की सरकार के जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे उनका बयान चल रहा है, आंदोलन पर जिस तरीके से चीज़ें होती थी उसे लेकर के उस समय के जो गृह मंत्री थे उनका बयान चल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है तत्कालीन वर्तमान में जो सरकार ये एक आदत सी आन पड़ी थी ना कि मेरे दाग से तुम्हारे दाग ज्यादा गहरे। हाँ, बिल्कुल। तो दाग से दाग को मिटाने की जो कोशिश थी, अंततः नरेंद्र मोदी सरकार पर एक दाग दे गई। अमूमन चुप रहने वाले प्रधानमंत्री
बड़े बड़े मुद्दों पर जब संसद में बड़ा बड़ा बवाल हुआ, संसद नहीं चलने दिया गया, तो प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे। लेकिन इस बार छात्रों के आंदोलन ने, और वो भी आप कह सकते हैं कि बड़ा ये स्वतः स्फूर्त कहिए, प्रायोजित कहिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये बड़ा प्रायोजित है। स्वतः स्फूर्त तो बाद में स्वाभाविक तौर पे हो गया और बच्चे जुड़ते चले गए। तो कुछ युवाओं की जो परेशानी आता है, ये तो सामान्य सा सिद्धांत है। स्वाभाविक बात है, और इसमें वो सफल हुआ। लोगों को मोबिलाइज करने में, लोग मूव करने लगे वहां, लोगों को लगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, कुछ ऐसे। अब आपसे एक सवाल, मैं कट टू कट में सवाल ले रहा हूं, क्या आपको लगता है आंदोलन यहां समाप्त हो जाएगा? चूंकि इनकी सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो शाम तक जंतर मंतर खाली हो जाएगा, ये उम्मीद हम लोग करें? मुझे नहीं लगता, चूंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अब अभिजीत दीपके को सुनिए, वो उन्होंने कहा है कि हम पटना आएंगे। हाँ, वो जैसा पटना आएंगे, हाँ, ठीक है, मंच से बाकायदा कहा है। तो देखिए, वो कहीं ना कहीं से वो हैंडल हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। वो कहीं ना कहीं से अभिजीत दीपके कौन था भाई, कौन जानता था उसको? एक इंस्टाग्राम पे कॉकरोच पार्टी बनाता है, इससे पहले। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश के विपक्षी जितने भी प्रमुख चेहरे हैं, उन तमाम चेहरों को लांघते हुए अभिजीत दीपके आज सबसे बड़ा चेहरा हो गया? हाँ। जिसके सामने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक है? हालांकि सीजेपी की तरफ से बयान आ गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। अच्छा। बंगाल और नेपाल और लंका का जो ख्वाब पाल के कुछ लोग बैठे थे, मतलब ये बार बार आप देखे होंगे कि पिछले 1, 2, 3 साल से लगातार ये बातें जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बंगाल बना देंगे, लंका होगा, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएगा, बाकी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो सीजेपी के जो प्रवक्ता थे, जिन्होंने मुलाकात की, उनका साफ कहना था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ नहीं। उसका भी कहना सही था कि अकाउंटेबिलिटी तो तय करोगे ना कि कौन आखिर इसका दोषी है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, इनके साथ विवाद 2026 के जनवरी से ही शुरू हो गया। यूजीसी में एक प्रावधान ले आए जिसके तहत एक वर्ग विशेष को अपराधी मान लिया गया, उस पर एक विवाद हुआ। सीबीएसई 12वीं की एग्जाम, जिसमें आम से लेकर खास तक के बच्चे होते हैं, उसमें भी लफड़ा। नीट एग्जाम में लफड़ा। एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए गए जितने भी एग्जाम है, तमाम पर सवाल खड़ा होता रहा। धर्मेंद्र प्रधान शांत रहे, नरेंद्र मोदी शांत रहे, और शायद सरकार ये मान चुकी थी कि ये देश एग्जाम में भ्रष्टाचार के साथ जीने का अभ्यस्त हो चुका है। अगला सवाल, राहुल गांधी का क्या होगा? चूंकि अभिजीत दीपके उनसे ज्यादा यूथ हैं। राहुल गांधी 56 साल के युवा हैं और अभिजीत दीपके की उम्र 32-33 साल के आसपास की है। तो क्या अभिजीत दीपके का कद बढ़ना सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के कद को चुनौती है? बिल्कुल। राहुल गांधी के 22 साल के संसदीय जीवन में विफलताओं का भरमार है जी। अब इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बहुत संघर्षशील हैं, हारते हैं तो गिरते नहीं। उनके जो प्रशंसक होते हैं वो बोलते हैं कि भाई वो हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहे, भले ही 99 चुनाव हार पहली बार वो लड़ते हुए दिखे रोड पर। लेकिन एक बड़ी चीज जो हुई ना कि चुनावी जीत से ही बहुत कुछ नहीं होता। ये तय हुआ कि जब लड़के छात्र सड़क पे उतरे, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल प्रायोजित था, जिसमें बाहर के लोग सफल रहे। चूंकि सरकार अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही थी, उसका फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी प्रशासन अपने लोगों के लिए जब जंतर मंतर पे ये था, उससे पहले ही वो अपने लोगों को सतर्क कर रहा था। आखिर कहां से पता? एक चीज हम राहुल गांधी पे देवेंद्र बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की उम्र कितनी है आपको पता है? 22 साल का संसदीय जीवन है, इस पता है। हाँ, राजनीतिक दलों ने इसे हाईजैक करने की कोशिश जरूर की, चाहे वो आपके लोग हों या फिर डिम्पल समाजवादी पार्टी के लोग हों। इस पर तो आपने देखा कि बीच संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो आपस में कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक नया जो मतलब है ना परिदृश्य राजनीतिक में खड़ा हुआ है। और अभिजीत दीपके और सौरभ दास, जिसको कोई नहीं जानता था आज से कुछ दिन पहले, वो युवाओं का आइकॉन तो बन ही गया। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, सीजेपी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब, ये एक चेहरा बन गए। फिलहाल तो दिखता है। बिल्कुल।
अब सवाल राहुल गांधी को लेकर है, चूंकि राहुल गांधी ने संसद ठप कर रखा है, मांग लगभग दोनों की एक थी, तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी की राजनीति, खासकर मॉनसून सत्र की जो राजनीति है वो फुस हो गई और अब संसद चलेगा? नहीं, अब तो बहस होगा उस पर। अब जैसा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अकाउंटेबिलिटी के लिए आप संसद के अंदर बहस कीजिए, तो कुल मिलाकर के चीजें तो मान ही ली गई। अब राहुल गांधी इसको जिस तरीके से लगातार ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसे वो सफलता के मापदंड के तौर पे भी देखेंगे। लोगों के, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों ले जाएंगे, और पहली दफा धीरेन्द्र कांग्रेस इसे हर राजनीतिक दल में जाता है, और राहुल गांधी भी लगातार इस बात को रख रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। सीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं, ये राहुल गांधी पहले से स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्यों स्वीकार करेंगे? ये तो लेकिन हकमारी है। लेकिन ये हकमारी है, उसके बावजूद राजनीति में बहुत कुछ मतलब लेकिन परसेप्शन तो बनाएगा। नई बात ये हुई कि सड़क पर सीजेपी को क्रेडिट, अभिजीत दीपके को क्रेडिट, और सदन के अंदर राहुल गांधी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल है, क्या बतौर गृह मंत्री अमित शाह हमेशा फेल हो रहे हैं? ये मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं। अग्निवीर योजना के समय छात्र अचानक सड़क पर आ गए, पूरे देश में सरकार को भनक नहीं लगी। रेलवे एग्जाम को लेकर सरकार, छात्र अचानक सड़क पर आ गए, सरकार को भनक नहीं लगी। मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, सरकारी हस्तक्षेप वहां पर शून्य के आसपास है। और ताजा उदाहरण जंतर मंतर और सीजेपी। तो क्या यह मान लिया जाए कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह हर मोड़ पर, हर परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं? क्या मत है आपका? चुनावी गणित बिठाने में, बाद में सरकार गिराने में, सरकार बनाने में अमित शाह जरूर सफल रहे हैं, लेकिन अगर पूर्व उनके और जब तमाम घटनाक्रमों को, जैसे मणिपुर से लेकर के बाकी तमाम चीज़ों की आपने, अग्निवीर वाली बात आपने कही, वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के शतरंज पर अपनी बिसात बिछाने में बुरी तरह विफल रहे, नहीं तो यही आंदोलन जो सीजेपी का है यही नहीं होता। आप तत्काल में भी बात करें, वर्तमान में भी, तो अभिजीत दीपके और सौरभ दास या ये आंदोलन सरकार के और अमित शाह के द्वारा किए गए गलतियों के कोख का परिणाम है। उनके इंटेलिजेंस का भी, बिल्कुल इंटेलिजेंस का भी बिल्कुल फेल्योर है। अब एक प्रश्न इस बात को लेकर है कि क्या इस देश में सड़क ही तय करेगी कि सदन कैसे चलेगा? ये एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है, खासकर सदन के सामने। सड़क ललकारती है। 2011-12 के आसपास में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। उसके बाद तकरीबन 14 साल बीतने पर यह आंदोलन हुआ है जहां पर सड़क ने सदन को ललकारा और सदन को सड़क के सामने झुकना पड़ा। यही सरकार किसान आंदोलन में नहीं झुकती है, या झुकी तो 1 साल खींचा, उसके बाद अपना फैसला वापस ले लिया। फैसला वापस लेने में यह सरकार, भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रम कानून भी वापस लिया, कृषि कानून भी वापस लिया, ये भी वापस लेने जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सड़क ही तय करेगा कि सदन की रूपरेखा होगी क्या, और सदन चले कैसे? नहीं, सड़क तो शुरू से तय करता ही रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, नामधारी सी दिनकर ने बहुत पहले 74 आंदोलन, हाँ नहीं उससे पहले भी लिखे वो, लेकिन ये हिट किया हिट किया उस समय। तो सिंहासन, ब्रिटिश को भी जब सड़क पे लोग आए तो उसको भगाया गया। सत्ता जब मदहोश होती है ना, तो सड़क उसको ठीक कर देता है। और खास करके युवा जब आंदोलन पे, मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी तरह प्रायोजित था, जो बाद में धीरे धीरे स्वतः स्फूर्त चीज़ों में बदल गया। क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं जाता है? जब ये प्रश्न पूछा गया अभिजीत दीपके से कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जाओगे? तो उसने कहा कि अच्छा हाँ कार्रवाई होगी। बिहार आने की बात तो कह रहा है। नहीं, सवाल ये है ना कि अब तो जिन गलतियों से सबक सरकार ने नहीं लिया, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि आपके सड़क ने तो तय कर दिया ना आपकी रणनीति कैसे भी, बिल्कुल आपकी हद उसने बता दी। हाँ, तो आप तो घुटने पे आ गए ना। एक नौजवान अमेरिका से आता है और हक बिल्कुल वाजिब चीजों को उठाया। इसके पहले की कोई राजनीतिक कोई पहचान नहीं है। 24 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, बाद में आपने नीट पे एग्जाम भी करवाया, रिजल्ट भी आ गया।
उसके बावजूद भी जब अवधारणा बन जाता है ना, राजनीति तो अवधारणा का खेल है, बिल्कुल। अवधारणा बनाने में सफल रहे। एक जगह सरकार और मात खा गई। इस मॉनसून सत्र के पहले यह कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट डीलिमिटेशन के मुद्दे पर ठप रहेगी और विपक्ष ने बाकायदा कहा था कि डीलिमिटेशन के मुद्दे पर हमारी शर्तों को अगर ड्राफ्ट में नहीं लाते हैं तो हम संसद नहीं चलने देंगे। आप फंसे हुए थे डीलिमिटेशन पर, और एफसीआरए बिल की आड़ में एक लिमिटेशन आपकी तय कर दी गई और सड़क ने तय किया कि सदन का मुद्दा होगा क्या। ये हम आप जनता पर छोड़ के जा रहे हैं। एफसीआरए बिल है क्या और मॉनसून सत्र में वो आ रहा था, उसकी भूमिका और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन, इन दोनों को कोरिलेट करके देखिएगा, तब जो कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन की बागडोर कहीं बाहर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हैंडल कर रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। इस परिचर्चा में इतना ही। धन्यवाद।